हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे इतिहास के स्रोत और इतिहास के स्रोतों में हम साहित्यिक स्रोत पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतिहास के पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले हम देखेंगे कि इतिहास के जो पुरातात्विक स्रोत है उसके 3 पार्ट है। कौन कौन से? अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। जो अभिलेख है इनका अध्ययन कहलाता है एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र। जबकि अभिलेखों की जो लिपियां होती है उसका अध्ययन कहलाता है पैलियोग्राफी। पैलियोग्राफी क्या कहलाता है? अभिलेखों की लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। दूसरा हमारा टॉपिक है मुद्रा और मुद्राओं का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है मुद्राओं का अध्ययन। जबकि तीसरा हमारा टॉपिक है स्मारक और स्मारक में क्या क्या शामिल होते हैं? स्मारक में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला शामिल होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पुरालेख शास्त्र या अभिलेखों या जो पुरातात्विक स्रोत है उसका पहला पार्ट है अभिलेख और अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी। अभिलेखों का तात्पर्य किसी भी सतह या पटल पर उत्कीर्ण लेखन से है। यह सतह पत्थर, काठ, धातु, हाथीदांत, ताम्र प्रतिमा, ईंट, मृदभांड, शंख आदि कुछ भी हो सकता है। काठ का मतलब होता है लकड़ी और ताम्र प्रतिमा का मतलब होगा तांबे की मूर्ति। ओके। पुरालेख शास्त्र में प्राचीन लिपियों का अध्ययन पैलियोग्राफी कहलाता है। पैलियोग्राफी कहलाता है प्राचीन लिपियों का अध्ययन, जबकि एपिग्राफी है अभिलेखों का अध्ययन। ओके। प्राचीन उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन हड़प्पा लिपि है। ओके, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका या पढ़ी नहीं जा सकती है। जबकि पढ़ी जा चुकी प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि है, जो कि 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। वैदिक साहित्य में कहीं भी प्रत्यक्ष रूप से लेखन पर कोई चर्चा नहीं की गई है, क्योंकि वैदिक साहित्य को कहा जाता है श्रुति साहित्य। अब हम देखते हैं जो अभिलेख है उनकी भाषा कौन सी है। अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के अभिलेखों सहित प्राचीनतम ब्राह्मी अभिलेखों की भाषा प्राकृत है, जिसे मध्य इंडो आर्यन भाषा भी कहते हैं। सबसे प्रारंभिक पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा का अभिलेख पश्चिमी शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। यानी कि संस्कृत भाषा का सबसे प्रारंभिक और पूर्ण रूप से वह संस्कृत भाषा का जो अभिलेख है वो कौन सा है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। दक्षिण भारत में नागार्जुन कोंडा जैसे स्थानों में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं के अभिलेख 3री और 4थी शताब्दियों से प्राप्त होने लगे हैं। बाद में इन अभिलेखों में संस्कृत का प्रभाव पड़ने लगा। पल्लव काल से दक्षिण भारतीय अभिलेखों में तमिल भाषा सबसे महत्वपूर्ण हो गई। यानी कि पल्लव काल में कौन सी भाषा का यूज हो रहा है? तमिल भाषा का। जबकि 7वीं शताब्दी के बाद पल्लवों के द्वारा निर्गत तमिल व संस्कृत द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त होने लगे। यानी कि तमिल जो पल्लव है उन्होंने पहले जो अभिलेख निर्गत किए थे वो थे तमिल भाषा में, जबकि जो बाद के जो 7वीं शताब्दी के आसपास के हैं वो तमिल और संस्कृत में द्विभाषीय अभिलेख प्राप्त होने लगे। चोल तथा पांड्य राजाओं ने भी तमिल तथा संस्कृत तमिल द्विभाषीय अभिलेख निर्गत किए। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत के मंदिरों में दान अभिलेखों के रूप में उत्कीर्ण तमिल भाषा के अभिलेख भी महत्वपूर्ण है। जबकि कन्नड़ भाषा में अभिलेखों की प्राप्ति 6ठी-7वीं शताब्दियों से शुरू होती है। कर्नाटक के कुर्गोद से जो कन्नड़ भाषा का जो अभिलेख कहाँ से मिलता है? कर्नाटक के कुर्गोद से 12वीं शताब्दी का संस्कृत, प्राकृत, कन्नड़ भाषाओं का त्रिभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो त्रिभाषीय अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कर्नाटक के कुर्गोद से, जो कि 12वीं शताब्दी का है, जो संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा और कन्नड़ भाषाओं का मिश्रण है। यानी कि ये त्रिभाषीय अभिलेख प्राप्त हुआ है। कन्नड़ से मिलती जुलती तुलु भाषा के अभिलेख भी कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं अभिलेखों की तिथि का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। अभिलेखों का सामान्यतः शासक के राज्याभिषेक के अनुसार वर्ष का उल्लेख रहता है।
वर्ष व दिन को विधिवत अभिलेखों में उत्कीर्ण करने का प्रचलन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से पाया जाता है। सप्ताह के 7 दिनों का उल्लेख सबसे पहले या सर्वप्रथम 484 ईस्वी के एरण शिला स्तंभ में मिलता है। एरण अभिलेख में जो सप्ताह के दिनों का उल्लेख किसमें मिला है? एरण अभिलेख में। और ये कब का है? 484 ईस्वी का। अभिलेखों में भूमि, कर, लोक और वेद शब्दों का प्रयोग 1, 2, 3, 4 अंकों के लिए किया जाता है। यानी कि एक अंक का ये जो भूमि का किसके लिए यूज किया जाता है? 1 अंक के लिए, जबकि कर का 2 के लिए, लोक का 3 के लिए, जबकि वेद शब्दों का प्रयोग किया जाता है 4 के अंक के लिए। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख कौन कौन से हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला अभिलेख है बोगजकोई अभिलेख, जो कि वर्तमान में एशिया माइनर और तुर्की, पहले जो एशिया माइनर था जो वर्तमान में तुर्की में पड़ता है, से प्राप्त है। ये है 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। एशिया माइनर से प्राप्त 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है, जिसे 1907 ईस्वी में बीकलर महोदय के द्वारा खोजा गया। यह कीलक लिपि में तथा संस्कृत भाषा में है। इसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। और इस अभिलेख से सर्वाधिक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें 4 कौन कौन से वैदिक देवताओं का नाम उल्लेखित है। इनमें है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख है। इस अभिलेख के आधार पर ही विद्वानों ने मध्य एशिया से भारत में आर्यों के आगमन का मत प्रतिपादित किया है। यद्यपि भारत के सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा मोहरों पर अंकित लेख है, परंतु उनका अर्थान्वेषण अभी तक नहीं किया जा सका है। अतः भारत के प्राचीनतम अभिलेख जिसे पढ़ा जा सका है मौर्य सम्राट अशोक के है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के है। यानी कि भारत के जो प्राचीनतम अभिलेख है वो सम्राट अशोक के है, जो कि 3री शताब्दी बीसी है। हालांकि इससे पूर्व भी जो चंद्रगुप्त मौर्य के अभिलेख है महागौरा, सोहगौरा और महास्थान, वो इससे पूर्व के है। शक क्षत्रप शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख दूसरा इंपॉर्टेंट अभिलेख है। शक क्षत्रप शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शक संवत 72 यानी कि 150 ईस्वी में लिखा गया है। शक संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। ओके, और 72 शक संवत का मतलब है 78 प्लस 72 यानी कि 150 ईस्वी में लिखा गया लेख है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया है। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया प्राचीनतम व संस्कृत भाषा का सबसे विस्तृत अभिलेख है। यह चंपू शैली यानी कि गद्य प्लस पद्य, गद्य पद्य मिश्रित में लिखा गया है। प्रथम अभिलेख है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में प्राप्त पिप्रहवा बौद्ध कलश लेख, जो कि 5वीं और 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व है। और राजस्थान के अजमेर जिले का बड़ली अभिलेख तथा चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगौरा तथा महास्थान अभिलेख अशोक से पहले के हैं। यानी कि अशोक से पहले के अभिलेख कौन कौन से हैं? पिप्रहवा का बौद्ध कलश अभिलेख, राजस्थान के अजमेर जिले का बड़ली अभिलेख और चंद्रगुप्त मौर्य के सोहगौरा और महास्थान अभिलेख, ये अशोक से पहले के हैं। इनके बाद नंबर आता है अशोक के अभिलेखों का। जबकि जो संस्कृत भाषा का सबसे प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? क्षत्रप शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, जो कि 150 ईस्वी में लिखा गया था। नेक्स्ट अभिलेख है पर्सिपोलिस का। पर्सिपोलिस, नक्शे रुस्तम और बेस्तून अभिलेख। पर्सिपोलिस का अभिलेख, नक्शे रुस्तम का अभिलेख और बेस्तून अभिलेख, यह है ईरानी सम्राट दारा प्रथम से संबंधित लेख है। और बेस्तून अभिलेख से पता चलता है कि गदर यानी कि गांधार तथा सतगु यानी कि सप्त सिंधु के प्रदेशों को जीतने के बाद दारा प्रथम ने उसे अपने साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया तथा 360 टैलेंट यानी कि 10 लाख पौंड स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में प्राप्त किया है। यानी कि भारत के जो गांधार प्रदेश है और जो सप्त सिंधु प्रदेश है उसे अपने 20वां प्रांत बनाया है किन्होंने? दारा प्रथम ने। और यहाँ से ये टैक्स के रूप में लेता था 360 टैलेंट स्वर्ण वार्षिक कर के रूप में प्राप्त करता है। नक्शे रुस्तम अभिलेख से पता चलता है कि दारा प्रथम ने हिंदू या सिंधु घाटी पर अधिकार कर लिया। विद्वानों का मत है कि सम्राट अशोक को अभिलेख जारी करने की प्रेरणा ईरानी सम्राट दारा प्रथम से मिली है। नेक्स्ट अभिलेख है बेशनगर या गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। जो बेशनगर में है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख, जो कि विदिशा MP में पड़ता है वर्तमान में। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का लेख है।
यह सरकारी अभिलेख से द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत, ये जो इस अभिलेख की प्रमुख विशेषता है कि इससे भागवत धर्म के विकास की जानकारी मिलती है और इसमें ब्राह्मी लिपि व प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। जो बेशनगर गरुड़ध्वज स्तंभ लेख है जो कि विदिशा एमपी में है और ये यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का लेख है और इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म के विकास की। इंडो ग्रीक शासक मिनांडर के अभिलेख खरोष्टी लिपि व प्राकृत भाषा में है। मध्य प्रदेश के एरण से बराह प्रतिमा पर हूण नरेश तोरवण का लेख भी मिला है। नेक्स्ट अभिलेख है हमारा मंदसौर अभिलेख। जो मंदसौर अभिलेख है वो है मालव नरेश का। मालव नरेश यशोधर्मन का अभिलेख है जिसका लेखक है वासुल। यानी कि मंदसौर अभिलेख किसने लिखा है? वासुल ने, जबकि इसको लिखवाने वाला कौन है? मालव नरेश यशोधर्मन। और ये लिखा गया है 532 ईस्वी में। इसमें उल्लेखित है कि जिस मिहिर कुल ने शिव के अतिरिक्त अन्य किसी के सामने सिर नहीं झुकाया उसे यशोधर्मन ने अपनी चरण वंदना करवाई। यानी कि यशोधर्मन ने पराजित किया है किसी मिहिर कुल को और इसकी जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? मंदसौर अभिलेख से। इसका लेखक कौन है? वासुल। नेक्स्ट अभिलेख है बादामी चट्टान शिलालेख। ये शक संवत 465 का है यानी कि 543 ईस्वी का। चालुक्य नरेश पुलिकेशन प्रथम का शिलालेख है। यह कन्नड़ भाषा में लिखित प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? बादामी चट्टान शिलालेख। जबकि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ प्रथम अभिलेख कौन सा है? क्षत्रप शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ज्ञातव्य है कि चालुक्यों के कुल देवता विष्णु थे और इनके लेख विष्णु के बराह रूप की आराधना से प्रारंभ होते हैं। यानी कि इनके लेखों का प्रारंभ होता है विष्णु के बराह रूप से। ऐहोल अभिलेख जो कि कर्नाटक में प्राप्त होता है, ये संस्कृत भाषा में लिखित अभिलेख है। यानी कि जो ऐहोल अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इसके लेखक है रवि कीर्ति। ऐहोल अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? रवि कीर्ति के द्वारा। जबकि मंदसौर अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? वासुल के द्वारा। ओके, रवि कीर्ति ने इसी में अपनी तुलना कालिदास एवं भारवी से की है। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि जो कौन सा जो कवि है जिन्होंने अपनी तुलना किससे की है? कालिदास और भारवी से। कौन है? रवि कीर्ति। इसका लेखक रवि कीर्ति है। रवि कीर्ति ने अपनी तुलना कालिदास और भारवी से की है। यह लेख भगवान अरहत की स्तुति से प्रारंभ होता है और इस अभिलेख में पुलिकेशन प्रथम द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलिकेशन द्वितीय का है। यानी कि इसमें जो पुलिकेशन प्रथम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन जो ऐहोल अभिलेख है वो किसके समय में लिखा है? पुलिकेशन द्वितीय के समय। और लिखा किसने है? रवि कीर्ति ने, जिसने अपनी तुलना किससे की है? कालिदास और भारवी से। इसी से ज्ञात होता है कि हर्ष अपनी गजनी सेना के साथ पुलिकेशन द्वितीय से हारा था और अभिलेख में वर्णित है कि रवि कीर्ति ने जिनेंद्र का मंदिर बनवाया जिसे मेघुती मंदिर भी कहा जाता है। तो मेघुती मंदिर किसने बनवाया है? रवि कीर्ति के द्वारा। इस अभिलेख में सबसे पहली बार गुर्जर जाति का उल्लेख हुआ है। गुर्जर जाति का पहली बार उल्लेख हुआ है ऐहोल अभिलेख में। मेघुती मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया है? रवि कीर्ति के द्वारा। इसकी जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो पुलिकेशन द्वितीय के द्वारा जो हर्ष को पराजित किया है उसकी जानकारी इसमें मिलती है। पुलिकेशन प्रथम के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था उसकी जानकारी इसमें मिलती है। इसके अलावा जो इसका लेखक था रवि कीर्ति और उनके द्वारा स्वयं की तुलना की गई है कालिदास और भारवी से। यह है ऐहोल अभिलेख जो कि कहाँ पर है? वर्तमान में कर्नाटक बीजापुर। अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख और कौन कौन से हैं? जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्वी का है जो कि उदयगिरी पहाड़ी उड़ीसा में है वर्तमान में। कलिंग शासक खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमिक वर्णन मिलता है हमें कहाँ से? हाथी गुम्फा अभिलेख से। नेक्स्ट अभिलेख है रवातक अभिलेख जो कि अफगानिस्तान के सुर्खकोटल में स्थित है। ये लिखवाया गया है कुषाण वंश के शासक कनिष्क का अभिलेख है। यानी कि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के द्वारा लिखा गया है रवातक अभिलेख या रवतक अभिलेख। नेक्स्ट अभिलेख है नासिक गुहालेख। सातवाहन शासक गौतमी पुत्र बलश्री तथा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी से संबंधित अलग अलग अभिलेख है। यानी कि नासिक गुहालेख में दो शासकों के द्वारा अभिलेख लिखवाए गए हैं। एक है गौतमी पुत्र बलश्री और दूसरा है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के द्वारा। नेक्स्ट अभिलेख है नानाघाट या नागाघाट अभिलेख जो कि महाराष्ट्र में है। सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका से संबंधित अभिलेख है। प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति जो कि उत्तर प्रदेश में है, चंपू शैली में लिखा गया है, हरिसेन के द्वारा लिखा गया है और यह गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त से संबंधित है। समुद्रगुप्त की है प्रयाग प्रशस्ति।
किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। और किस शैली में लिखा गया है? चंपू शैली में। उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि तमिलनाडु में है, चोल शासक परांतक प्रथम के समय सन 919 से 921 ईस्वी के 2 अभिलेख है जो कि चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी देता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन की जानकारी देने वाला अभिलेख है उत्तर मेरूर अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति में क्या मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में इसके अंतर्गत जो समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है, ये एक चंपू शैली में लिखा गया है, यानी कि गद्य प्लस पद्य दोनों शैली में लिखा गया है। इसके अलावा हरिसेन के द्वारा प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति को लिखा गया था। नेक्स्ट अभिलेख है ग्वालियर अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है। गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के काल का ये अभिलेख है। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। जबकि अयोध्या अभिलेख जो कि उत्तर प्रदेश में है वर्तमान में, पुष्यमित्र शुंग के राज्यपाल धनदेव का लेख है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किए गए अश्वमेघ यज्ञों की जानकारी मिलती है हमें कहाँ से? अयोध्या अभिलेख जो कि धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। नेक्स्ट है वाडनगर या वाघनगर प्रशस्ति जो कि गुजरात में है। इसके लेखक है श्रीपाल। गुजरात शासक कुमारपाल से संबंधित है, जबकि कुमारपाल जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु इसके सभी लेख शिव की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। कौन से? वाघनगर प्रशस्ति। लेखक इसका श्रीपाल है, जबकि लिखवाया और किसने है इसे? कुमारपाल ने। नेक्स्ट अभिलेख है देवपाड़ा प्रशस्ति। जो देवपाड़ा प्रशस्ति है इसके लेखक है उमापति दर। ये सैन वंश के शासक विजयसेन की प्रशस्ति है। सैन वंश के शासक किसकी है? विजयसेन की प्रशस्ति है देवपाड़ा प्रशस्ति, और उसके लेखक है उमापति दर। दिल्ली का शिवालिक लेख, यह चौहान शासक बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ का वर्णन है। किसमें? दिल्ली शिवालिक अभिलेख में। नेक्स्ट अभिलेख है हुंजा चट्टान अभिलेख। यह कश्मीर में है वर्तमान में, गिलगित कश्मीर में। यहाँ एक विशाल चट्टान पर प्रारंभिक ऐतिहासिक काल की खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण लेख मिले हैं, जिन पर कडफिसस, कनिष्क, उविस्क तथा विभिन्न क्षत्रपों तथा महाक्षत्रपों के नामों का उल्लेख है। यहाँ गुप्तकालीन संस्कृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के लेख भी मिले हैं। एक लेख में विक्रमादित्य उपाधि नामक व्यक्ति का उल्लेख भी है। इतिहासकारों ने इन दोनों का समीकरण क्रमशः चंद्रगुप्त द्वितीय और प्रयाग प्रशस्ति की रचनाकार हरिसेन से किया है। अब हम देखते हैं जो अभिलेख है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। जो सर्वप्रथम अश्वमेघ यज्ञ की सूचना देने वाला अभिलेख कौन सा है? धनदेव का अयोध्या अभिलेख, जो हमने थोड़ी देर पहले देखा है, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अश्वमेघ यज्ञों का वर्णन किया गया है। ओके, तो सबसे पहले जो अश्वमेघ यज्ञ की जानकारी देने वाला है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। जबकि सबसे पहले भूमिदान अभिलेख सातवाहन तथा नासिक क्षेत्र के क्षत्रपों के द्वारा निर्गत किए गए थे। नागार्जुनी कोंडा के इक्ष्वाकु वंशीय राजा शांतिमूल के पाटगंडी गुडम प्लेट्स 3री शताब्दी में लिखा गया है, प्राचीनतम भूमिदान के लेख है। ओके, जबकि उत्तर भारत से प्राप्त होने वाला सबसे प्राचीन ताम्रपत्र भूमिदान लेख कलचुरी शासक ईश्वर दत्त का है। एलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य। भागवत धर्म का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? एलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख। गेहड़वालों के अभिलेखों में सर्वप्रथम तुरुस्क दंडकर तथा जलकर का उल्लेख मिलता है। तुरुस्क दंडकर और जलकर का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? गेहड़वालों के अभिलेखों में। चोल शासकों ने सर्वप्रथम राजराज प्रथम ने राजकीय अभिलेखों के आरंभ में ऐतिहासिक भूमिका यानी कि प्राकथन देने की प्रथा किसने चलाई है? चोल शासकों, जिनमें भी राजराज प्रथम के द्वारा। गुप्त शासक वैन्यगुप्त के समय गुणेधर ताम्रपत्र जो कि 507 ईस्वी में लिखा गया है से उत्तर भारत में सर्वप्रथम सामंत शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य। सामंत शब्द का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है हमें? गुणेधर ताम्रपत्र से, जो कि किनका है? गुप्त शासक वैन्यगुप्त के समय लिखा हुआ है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का अभिलेखीय प्रमाण है। मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में सर्वप्रथम शून्य का अभिलेखीय प्रमाण है। 1881 ईस्वी में खैबर दर्रे जो कि अफगानिस्तान के बक्साली गांव से दूसरी सदी ईसा पूर्व की बक्साली पांडुलिपि में, यानी पांडुलिपि में कौन सी है? बक्साली पांडुलिपि। जबकि अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें? मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख से। अभिलेखों को निजी, आधिकारिक, प्रशस्तिदान, स्मृति अभिलेखों की श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे अशोक के अधिकांश अभिलेख आधिकारिक अभिलेख है। व्यक्तिगत लोगों तथा श्रेणियों के द्वारा मंदिर,
जैन बौद्ध मठों की प्रदत्त दान अभिलेख निजी श्रेणी में आते हैं। सम्राट अशोक का लुम्बिनी स्तंभ अभिलेख राजकीय स्मृति अभिलेख है। ओके, प्राय सभी राजकीय अभिलेख प्रशस्ति से शुरू होते हैं। वे प्रशस्तियों में सबसे प्राचीन प्रशस्ति है हाथी गुम्फा प्रशस्ति, जो कि खारवेल, जो कलिंग शासक था खारवेल, उसकी प्रशस्ति है, जो प्राकृत भाषा में लिखित है। इसमें खारवेल के बचपन, युवराज बनने और राजा बनने के वर्णन के साथ ही राजा बनने के पश्चात प्रत्येक वर्ष की घटनाओं का परिचय दिया गया है। इस शैली में परवर्ती उदाहरण गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्ति, संस्कृत भाषा में रचित राजकीय प्रशस्ति का प्राचीनतम उदाहरण जूनागढ़ प्रशस्ति, जो कि रुद्रदामन का है। संस्कृत प्रशस्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध व सबसे लंबी समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है। एहोल प्रशस्ति, जो कि चालुक्य शासक पुलिकेशिन द्वितीय की है, जो और ग्वालियर प्रशस्ति, जो कि प्रतिहार शासक मिहिर भोज की है। व देवपाड़ा प्रशस्ति, जो कि सैन वंश के शासक है विजयसेन। अन्य प्रमुख प्रशस्तियां है। जो सातवाहन शासक है उनका संपूर्ण इतिहास अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। सातवाहन वंश का संपूर्ण शासन, जो संपूर्ण इतिहास है, उन किसके आधार पर लिखा गया है? अभिलेखों के आधार पर। अब हम देखते हैं इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों के क्या क्या उपयोग है। अभिलेखों से स्थायित्व की अवधारणा जुड़ी है। अभिलेख अपने समकालीन होते हैं, यानी कि अभिलेख जो शासक होता है उसी के समकालीन होते हैं, तथा उसमें दी गई सूचनाओं का काल और समय दोनों चिन्हित किए जा सकते हैं। अभिलेखों में 2 संवतों, या तो शक संवत या फिर विक्रम संवत का बहुधा व्यवहार किया गया है। इसमें किसी शासक के काल का ईसवी सन में निर्देश करना संभव है। पालवंशीय शासकों ने संवतों का प्रयोग न करके अपने अपने राज्य वर्ष या राज्यांक का प्रयोग किया है। अतः इनके द्वारा किसी राजा के शासनकाल की अवधि तथा उसका राजत्व काल का निर्देश करने में इतिहासकार सक्षम है। अभिलेखों से किसी शासक के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा जैसे उदाहरण स्वरूप राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय के करहाड़ ताम्र शासन, जिसका प्राचीन नाम है करहाटक, की प्राप्ति महाराष्ट्र से होना राष्ट्रकूट राजत्व के नियंत्रण अधीन मूल भूभाग इंगित करता है। यानी कि जहाँ से वो लेख मिलता है वो भूभाग उसी राजा के अंडर में होगा। यह लेख तमिलनाडु के मेडुपट्टम से भी प्राप्त हुआ है, जहाँ राष्ट्रकूट राजा ने अपने सामरिक शिविर स्थापित किए थे। अभिलेखों में राजवंशों की वंशावलियाँ प्रमुख शासकों का राज्यकाल वर्णित होता है। एक तो उनका एरिया मतलब उनका जो क्षेत्र है उसके विस्तार का पता लगता है। दूसरा है उनमें राजवंशों की वंशावलियाँ और प्रमुख शासकों के राज्यकाल का वर्णन मिलता है। कभी कभी वंशावलियों में कुछ नाम छोड़ दिए जाते हैं, जैसे स्कंदगुप्त तथा रामगुप्त का उल्लेख गुप्त राजवंश की वंशावलियों में नहीं किया गया, क्योंकि बाद के शासकों से उनका सीधा उत्तराधिकार नहीं था। जो ताम्र शासन अभिलेखों से आदि मध्यकालीन, जो कि 600 ईस्वी से 1300 ईस्वी के मध्य है, भारत की भूमि व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्व संग्रह पद्धति, अधीनस्थ सामंतों के क्रियाकलाप, कृषिजीवी समाज की आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियों का प्रमाणिक विवरण मिलता है। इसके अलावा अभिलेखों से धार्मिक संप्रदायों, संस्थाओं के क्रियाकलापों का विवरण प्राप्त होता है। बहुत सारे ऐसे धार्मिक मत तथा संप्रदाय है, जैसे आजीवक, यक्ष, नाग संप्रदाय, जिनके द्वारा कोई लिखित इतिहास नहीं छोड़ा गया है। उनकी भी दान अभिलेखों से जानकारी मिलती है। ओके, ऐसे प्राचीन दस्तावेज बहुत कम मिलते हैं जिसमें धर्मेतर भूमि हस्तांतरण या भूमि विवादों की चर्चा की गई हो। परंतु जब भी कभी ऐसा दस्तावेज मिलता है तो वह हमें तत्कालीन सामाजिक आर्थिक मुद्दों के जड़ में ले जाता है। जैसे चोल शासक राजराज तृतीय के 1231 ईस्वी के एक अभिलेख में स्पष्ट रूप से एक गांव के किसानों के विरोध का वर्णन है। उन्होंने विरोध किया कि उन पर नगद और अनाज के रूप में तथा अतिरिक्त श्रम के रूप में कर का बोझ इतना बढ़ गया है कि अब वे कृषि को त्याग देने के लिए बाध्य हो चुके हैं। अतः स्थानीय मंदिर में वृद्धजनों की सभा बुलाकर राजकीय कर संग्रह का पुनर्निर्धारण किया गया। तो ऐसी भूमि से संबंधित जो झगड़े हैं उनकी जानकारी भी हमें कहाँ से मिलती है? अभिलेखों से या भूमिदान पत्रों से,
अभिलेख ऐतिहासिक भूगोल के भी प्रमुख स्रोत है। कपिलवस्तु से प्राप्त संघ की मुहरों के आधार पर उनकी पहचान की जा सकती है। अभिलेखों से भाषा इतिहास के साथ नृत्य, नाटक, संगीत, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि की भी अच्छी सूचना मिलती है। 7वीं सदी के कुडुमियमलाई अभिलेख से प्राप्त शास्त्रीय रागों के स्वरों की व्याख्या मिलती है। चिदम्बरम के नटराज मंदिर के स्तंभों पर भारत के नाट्य शास्त्र के सूत्र तथा 108 नृत्य भंगिमा वाली प्रतिमाएं उत्कीर्ण है। कहाँ पर है? चिदम्बरम के नटराज मंदिर के स्तंभों पर। ओके, जो पुरातात्विक स्रोत है उसका दूसरा पार्ट है हमारा मुद्रा। मुद्रा और मुद्राओं का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र, जो कि सिक्कों का अध्ययन है, मुद्राओं का अध्ययन कहलाता है। इसे कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स। ओके, न्यूमिस्मैटिक्स या न्यूमिस्मैटिक्स। निश्चित वजन, धातुगत शुद्धता से युक्त और धातु का खंड जब विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकृत होता है तब उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा किसे कहते हैं? निश्चित वजन और धातुगत शुद्धता से युक्त धातु का खंड जब विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकृत होता है तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रा। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक है जेम्स प्रिंसेप। भारतीय मुद्रा शास्त्र के जनक जेम्स प्रिंसेप थे। प्रत्येक सिक्के के दो पहलू होते हैं। मुख्य अभिलेख वाले पहलू को चित्त कहा जाता है, जिसमें शासक का नाम, उपाधि व आकृति अंकित रहती है। सिक्के के दूसरे भाग पृष्ठतल को पट्ट कहते हैं, जिस पर सामान्यतः नाना प्रकार के देवी देवताओं की आकृति अंकित रहती है। सिक्कों के माप पद्धति के अध्ययन को, यानी कि सिक्कों की कितनी माप है उसके जो सिक्कों के माप पद्धति यानी कि आकार और भार के अध्ययन को क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मैटिक्स, जबकि सिक्कों की माप पद्धति यानी कि उसका कितना बड़ा आकार है, कितना वजन है, इसके अध्ययन को क्या कहलाता है? मेट्रोलॉजी। सिक्कों को कभी कभी ढेर के रूप में प्राप्ति सिक्कों की कभी कभी ढेर के रूप में प्राप्ति होती है, जिसे मुद्रा निधि कहा जाता है, जैसे बयाना मुद्रा निधि। सबसे पहले मुद्राओं में हम देखेंगे आहत मुद्राएं। भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम सिक्कों का पुरातात्विक प्रमाण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिस काल में भारत का द्वितीय नगरीकरण हुआ यानी कि महाजनपद काल से मिलता है। इन सिक्कों को आहत पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। सर्वप्रथम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निर्माण विधि के आधार पर इन्हें आहत जेम्स प्रिंसेप ने इसे कहा है पंचमार्क नाम दिया है। आहत मुद्राओं की प्राप्ति सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में कर्नल कॉल्डवेल को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से हुई है। कर्नल कॉल्डवेल को कहाँ से हुई है? कर्नाटक के कोयम्बटूर से। वहीं डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार आहत मुद्राओं की सर्वप्रथम प्राप्ति गोलकपुर पाटलिपुत्र से हुई है। आहत सिक्कों को इनके वजन, संख्या तथा प्रचलन क्षेत्र के आधार पर 4 श्रृंखलाओं में बांटा जा सकता है, जैसे तक्षशिला और गांधार उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है। कौशल मध्य गंगा मैदान से प्राप्त है। इसके अलावा अवंती जो कि पश्चिमी भारत से प्राप्त सिक्के है। चौथा है मगध यानी कि पूर्वी भारत क्षेत्र से प्राप्त सिक्के। आहत सिक्कों के शीघ्र पश्चात तांबे की मिश्र धातुओं के अनुत्कीर्ण सिक्कों जो कि सांचे में डले हुए थे उनका प्रचलन होता है, यानी कि आहत सिक्कों के पश्चात तांबे की जो मिश्र धातु है उनके सिक्कों का प्रचलन होता है। अनुत्कीर्ण यानी कि इन पर कोई भी लेख उत्कीर्ण नहीं था। अनुत्कीर्ण सिक्कों या सांचे में डले का प्रचलन हुआ है। सुदूर दक्षिण को छोड़कर ऐसे सिक्के संपूर्ण उपमहाद्वीप से प्राप्त होते हैं, किंतु अयोध्या तथा कौशाम्बी जैसी श्रृंखलाएं सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध है। ऐसे सिक्कों के निर्माण के लिए कांसे के बने सांचे मध्य भारत के एरण से प्राप्त हुए। आहत मुद्राओं से मिलते जुलते तांबे व चांदी से बने अनुत्कीर्ण सिक्के तक्षशिला तथा उज्जैन से प्राप्त हुए। भारतीय सिक्कों के वजन की मूल इकाई रक्तिक क्या कहलाती है? भारतीय सिक्कों के वजन की मूल इकाई रक्तिक, रत्ती या रत्तिका कहलाती है, जिसकी तोल गुंजा के लाल काले बीज के द्वारा की जाती थी। दक्षिण भारत में सिक्कों के तोल के लिए मंजाड़ी तथा कलंजू 2 प्रकार के बीजों का उपयोग होता है और एक सुवर्ण बराबर होती है 80 रत्ती। ओके, तो भारतीय सिक्कों के वजन की मूल इकाई रत्ती या रत्तिका है, जिसकी तोल गुंजा के लाल काले बीज के द्वारा की जाती थी, जबकि दक्षिण भारत में सिक्कों के तोल के लिए मंजाड़ी अथवा कलंजू 2 प्रकार के बीजों का उपयोग होता था। सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने शासक की आकृति अंकित देवी देवताओं की आकृति शुरू कर सिक्के चलाए। ओके, तो आकृति युक्त सिक्के किनके द्वारा चलाए गए हैं? इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा।
मेनेंडर तथा स्ट्रेटो प्रथम के सिक्कों में इन राजाओं की किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था तक की विभिन्न रूपों में दर्शाया गया है, जो इनके बृहद शासनकाल को इंगित करती है। सिक्कों पर दो राजाओं की संयुक्त अभिव्यक्ति द्वैध शासन के प्रचलन को इंगित करती है। सिक्कों को पार्श्व भाग या पट पर प्राय धार्मिक स्मृति चिन्ह अंकित होते हैं, अतः इस प्रकार के स्मृति पदक या स्मारक मुद्राएं थी। यानी कि जो पीछे का भाग होता है, पट भाग होता है, उस पर जो धार्मिक स्मृति चिन्ह अंकित होते हैं, अतः इस प्रकार से ये स्मृति मुद्राएं होती है या स्मारक मुद्राएं होती है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी यानी कि मौर्योत्तर युग का भारतीय इतिहास मूलतः सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया है। इंडो ग्रीक शासकों के बाद सिथियन, शक, पार्थियन, पहलव व कुषाण शासकों ने उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया। उन्होंने इंडो ग्रीक शासकों के अनुरूप सिक्के चलाए। दक्कन में सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहनों ने जारी किए। तो शीशे के सिक्के चलाने वाले कौन थे? सातवाहन शासक। शीशे के सिक्कों को कहा जाता था पोटीन। सातवाहनों ने इसके अतिरिक्त मुख्यतः पोटीन, ओके, जो कि शीशे के सिक्के होते थे, पोटीन, तावे और चांदी के सिक्के जारी किए। इनकी भाषा प्राकृत व लिपि ब्राह्मी थी। किनकी? सातवाहनों की। प्रारंभिक ईस्वी सन में पश्चिमी दक्कन में सातवाहन सिक्के, क्षत्रप सिक्के, आहत सिक्के, रोमन सिक्के, इन 4 प्रकार के सिक्कों का यानी कि प्रारंभिक ईस्वी सन में कौन कौन से सिक्के थे? पश्चिमी दक्कन में थे सातवाहन सिक्के, क्षत्रप सिक्के, इसके अलावा आहत सिक्के और रोमन सिक्के। 4 प्रकार के सिक्कों का प्रचलन था। विदेशी प्रभाव से मुक्ति तथा भारतीयकरण की बढ़ती हुई प्रकृति गुप्त मुद्राओं की विशेषता है। यानी कि भारतीयकरण की जो सिक्कों पर भारतीयकरण की प्रकृति है, उसकी विशेषता किन में दिखाई देती है? गुप्त मुद्राओं पर। गुप्त मुद्राओं पर छंदोबद्ध मुद्रा लेख पाए जाते हैं। गुप्त सम्राटों ने संस्कृत अभिलेख वाले उत्कृष्ट स्वर्ण सिक्के जारी किए। दीनार नाम से प्रसिद्ध इन सिक्कों को संपूर्ण उत्तर भारत में प्राप्त किया गया है। तो स्वर्ण सिक्के जो कि गुप्तों के द्वारा चलाए गए हैं, वो कहलाते थे दीनार। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। जो सोने के सिक्के, उन्हें दीनार कहा जाता था, जबकि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? रूपक। गुप्त शासकों में कुमार गुप्त ने सर्वाधिक प्रकार यानी कि 14 प्रकार के सिक्के चलाए। किन्होंने? कुमार गुप्त ने। गुप्त शासकों के अलावा जो गणराज्य की मुद्रा है, वो है 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसवी के बीच जनपदों या गणराज्यों के द्वारा भी अपने अपने सिक्के जारी किए गए, जो उत्तर तथा मध्य भारत के राजघरानों के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत है। इन्हें गणराज्य मुद्रा की संज्ञा दी गई है। ये अधिकांश तांबे या कांस्य के है। अर्जुनायन, उद्यहिक, मालव, योधे जैसे गणराज्य के सिक्के प्रसिद्ध थे। योधे गणराज्य की मुद्राएं सर्वप्रथम कैप्टन काटले को साहसपुर के निकट बेहट से प्राप्त हुई है। तो योधे गणराज्य की मुद्राएं सर्वप्रथम किनको प्राप्त हुई है? कैप्टन काटले को। कहाँ से? साहसपुर के निकट बेहट से। जबकि सर्वाधिक योधे मुद्राएं रोहतक जो कि हरियाणा से मिली है। सुनेत हरियाणा से भी योधे मुद्राएं मिली है। रोहतक, सुनेत, सोनपत और कोकराकोट एवं नवरंगाबाद योधेयों की जो टकसाल है उसके प्रमुख केंद्र थे। औदंबुर तथा पांचालों की मुद्राओं पर मंदिर की आकृतियों का अंकन मिलता है। मंदिर की आकृतियों का अंकन मिलता है औदंबुर तथा पांचालों की मुद्राओं पर। औदंबुर या उदुम्बर मुद्राओं पर राजा एवं जन दोनों का एक साथ उल्लेख मिलता है। पूर्व भाग पर दिए गए राजा के नाम के अनुरूप देवता का पृष्ठ भाग पर अंकन पांचाल मुद्राओं की विशेषता है। मुद्राओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शुरू किए गए थे। इसके अलावा मेनेंडर प्रथम इंडो ग्रीक शासक था, जिसने पश्चिमोत्तर क्षेत्र में स्वर्ण सिक्के जारी किए। मेनेंडर के सिक्के पर धर्मचक्र तथा उलूक का चित्रण मिलता है। ओके। सामान्यतः कुषाण शासक बिम कडफिसस को भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय जाता है। स्वर्ण सिक्के प्रवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है? कुषाण शासक बिम कडफिसस को। जबकि जो सर्वप्रथम जो भारत में सिक्के चलाए हैं या भारत में स्वर्ण सिक्के शुरू किए गए हैं इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा। जबकि बृहद स्तर पर तथा नियमित रूप से स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन
सर्वप्रथम कुषाणों ने ही शुरू किया। और कुषाण शासक कौन है? बिम्बिसाडेक्स। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए। सबसे पहले स्वर्ण सिक्के शुरू किसने किए थे? इंडो ग्रीक शासकों ने। और बृहद स्तर पर और नियमित रूप में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं कुषाणों के द्वारा। और जो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के हैं वो भी कुषाणों के द्वारा जारी किए गए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के द्वारा, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा। गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा सर्वप्रथम चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं, चांदी के सिक्के जारी किए गए थे। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम रामगुप्त ने ताम्र सिक्के जारी किए, जबकि नियमित रूप से ताम्र सिक्के जारी करने वाले गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। कुषाण शासकों द्वारा सर्वाधिक ताम्र सिक्के जारी किए गए, वहीं गुप्तों की ताम्र मुद्राएं संख्या में अल्प है। प्राचीन भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में जारी किए गए हैं, जो कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच है। सर्वप्रथम लेख युक्त व शासकों की आकृति युक्त सिक्के इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा जारी किए गए हैं, जबकि सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के पश्चिमी शक क्षत्रप शासक जीवदामन के द्वारा शुरू किए गए। जबकि तिथि युक्त सिक्के किनके द्वारा जारी किए गए थे? तिथि युक्त सिक्के पश्चिमी शक क्षत्रप शासक थे जीवदामन, उनके द्वारा शुरू किए गए थे। सर्वप्रथम संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय पश्चिमी शक क्षत्रप शासक रुद्रदामन को है। जबकि रजत शतमान का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है कहाँ पर? मैत्रायणी संहिता में। कारसापण का सर्वप्रथम उल्लेख संविधान ब्राह्मण में मिलता है। और नागा निकाका का नाना घाट अभिलेख कारसापण का सर्व प्राचीन उल्लेख है। कारसापण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? संविधान ब्राह्मण में। जबकि नागा निका का नाना घाट अभिलेख में कारसापण का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। सर्वप्रथम गुप्त मुद्रा निधि कोलकाता के कालीघाट से प्राप्त हुई है। जबकि सातवाहनों के अतिरिक्त इंडो ग्रीक शासक स्टेटो द्वितीय ने भी शीशे के सिक्के चलाए। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने। लेकिन सातवाहनों के अतिरिक्त भी इंडो ग्रीक शासक स्टेटो द्वितीय ने भी जो शीशे के सिक्के चलाए। और शीशे के सिक्के को क्या कहा जाता था जो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे? 14। विश्व में सर्वप्रथम निकिल के सिक्के इंडो ग्रीक शासक एगाथोक्लीज व पेंटालियान ने जारी किए थे। तो निकिल के सिक्के किसने? एगाथोक्लीज और पेंटालियान ने। इंडो ग्रीक शासक अपोलोडोर्स के सिक्के पर सबसे पहले भागवत धर्म के चिन्ह दिखाई देते हैं। तो भागवत धर्म के चिन्ह कहाँ से दिखाई देते हैं? अपोलोडोर्स के सिक्के से, जो कि इंडो ग्रीक शासक था। गांधार से चांदी की सलाका मुद्रा, जिसे कहा जाता था वेंटवार, प्राप्त हुई है। जबकि पेंटालियान तथा एगाथोक्लीज प्रथम इंडो ग्रीक शासक है जिन्होंने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियां का अंकन किया है। भारत में ब्राह्मी लिपि प्राचीनतम सिक्का है धनपाल, यह धर्मपाल का माना जाता है। जो इतिहास के रूप में सिक्कों का महत्व क्या है? पहले हमने देखा था इतिहास के स्रोत के रूप में अभिलेखों का महत्व। अब हम देखेंगे इतिहास के स्रोत के रूप में सिक्कों का महत्व। भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोतों के रूप में मुद्राओं का विशिष्ट स्थान है। जो राजनीतिक इतिहास की संरचना का पता चलता है हमें सिक्कों से। 206 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्यतः मुद्राओं की सहायता से ही होता है। इंडो ग्रीक शासकों का शासनकाल का ज्ञान हमें मुद्राओं से ही प्राप्त होता है। पूर्वी पंजाब व पूर्वी उत्तर प्रदेश तक विस्तृत मित्र नामांत शासकों, जो कि 25 हुए थे, का ज्ञान हमें मुद्राओं से ही होता है। और उत्तर व मध्य भारत विदिशा, एरण, पविया, मथुरा से नाग नामंत वाले सिक्के भी प्राप्त हुए। प्राग गुप्त युगीन गणराज्य जैसे योधे, शिवी, मालव और कुणिंद के इतिहास तथा अयोध्या, पांचाल, कौशाम्बी, मथुरा आदि के स्थानीय राजवंशों का इतिहास मुख्यतः मौद्रिक साक्ष्यों से उद्घाटित होता है। यानी कि इतिहास का एक बहुत बड़ा स्रोत है मुद्रा। डेमेट्रियस द्वारा पश्चिमोत्तर भारत विजय की पुष्टि उसकी रजत तथा ताम्र निर्मित द्विभाषीय मुद्राओं से होती है। शकफार्थियन पश्चिमी भारत के कार्दमक वंशी शक का शासन क्रम मुख्यतः मुद्राओं के आधार पर ही निर्धारित किया गया है। कार्दमक वंशी शकों की मुद्राओं पर प्राय प्रचलित करने वाले शासक का नाम तथा उपाधि के साथ उनके पिता के नाम का भी अंकन मिलता है। किन पर? जो कार्दमक वंश के जो शासक है, शक शासक, उनकी मुद्राओं पर। ओके।
शक सातवाहन संघर्ष का निश्चयात्मक प्रमाण, जो शक और सातवाहन संघर्ष का निश्चयात्मक प्रमाण जोगल थंबी की मुद्रा भांडी ही है। और चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्रा, जिसकी पृष्ठभाग पर लिच्छवी अंकित है, गुप्त लिच्छवी संबंधों को इंगित करता है। समुद्रगुप्त का अश्वमेघ यज्ञ के निष्पादन का निश्चयात्मक प्रमाण उसकी अश्वमेघ प्रकार की मुद्रा ही है। चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय की पुष्टि व्याघ्र शक शैली में निर्मित रजत मुद्राओं से होती है। और कुमारपाल प्रथम के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ के संपादन का एकमात्र साक्ष्य उसकी मुद्राएं है। परवर्ती गुप्त सम्राटों की मुद्राओं में कलात्मकता तथा गुणवत्ता का अभाव उनकी शक्ति के ह्रास का द्योतक है। प्रशासन एवं राज्यशास्त्रीय संरचना का पता लगता है हमें किससे? सिक्कों से। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास की संरचना का भी पता हमें किससे लगता है? सिक्कों से। विदेशी शासकों ने अपनी मुद्राओं पर अपने भौतिक ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति करने वाली उपाधियां अंकित की, वहीं भारतीय शासकों ने सदाचार सत्कर्म को सूचित करने वाली उपाधियां धारण की। योधे गणस्य नमः तथा मालव गणस्य जय अंकित मुद्राओं से गणतांत्रिक शासन पद्धति का बोध होता है। पश्चिमोत्तर भारत से निगम आकृति मुद्राएं नगर राज्य के अस्तित्व को सिद्ध करती है, जबकि शक पार्थियन मुद्राओं से पिता पुत्र सहशासन का संकेत मिलता है। अल्तेकर महोदय के अनुसार चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार की मुद्राओं से कुमार देवी के सहशासन का बोध होता है। कश्मीर में दी क्षेमगुप्त अंकित मुद्राएं दिद्दा व क्षेमगुप्त के सहशासन का प्रमाण है। इंडो ग्रीक व कुषाणों की मुद्राओं पर ध्रमिकस तथा त्रेतरस का अंकन उसे कर्तव्यपरायणता तथा प्रजावत्सल शासक को प्रमाणित करती है। इसके अलावा धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से भी मुद्रा का महत्व है। जो बिम्ब कडफिसस की मुद्राओं पर अंकित माहेश्वर की उपाधि, किसकी? माहेश्वर की उपाधि, तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित परम भागवत की उपाधि इन शासकों के धार्मिक विश्वासों को प्रकट करती है। इंडो ग्रीक शासक एगाथोक्लीज की मुद्राओं पर वासुदेव व सकर्षण का अंकन भागवत धर्म के प्रचलन का प्रदर्शित करता है, जबकि कनिष्ठ की मुद्राओं पर यूनानी, पारसिक और भारतीय देवी देवताओं का अंकन उसकी धार्मिक सहिष्णुता व उदारता की द्योतक है। पूर्ण नरेश मिहिर कुल की मुद्राओं पर शिव के वाहन नंदी का अंकन, योधेय की मुद्राओं पर कार्तिकेय का ब्रह्मण्य देवस्य के रूप में अंकन मिलता है, जबकि चंद्रगुप्त की चक्र विक्रम प्रकार की मुद्रा पर विष्णु का अंकन, चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर परम भागवत की उपाधि तथा कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राओं पर मयूर आसीन कार्तिकेय का अंकन, समुद्रगुप्त के व्याघ्र निहंता मुद्रा प्रकार पर मकरवाहिनी गंगा का अंकन पौराणिक धर्म के विकास को प्रदर्शित करते हैं, जबकि गौड़ नरेश शशांक की मुद्राओं के पूर्व भाग पर शिव व नंदी का तथा पृष्ठभाग पर पद्मासीन लक्ष्मी का अंकन कृष्ण अंकन है। कृष्ण दत्त वाजपेयी द्वारा प्रकाशित चतुर्भुज शिव पार्वती व नंदी युक्त स्वर्ण मुद्रा हर्ष या शिलादित्य की धार्मिक सहिष्णुता का सूचक है। यानी कि राजनीतिक इतिहास की संरचना का पता चलता है। इसके अलावा प्रशासन व राज्य शास्त्र की संरचना का पता चलता है। धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से भी मुद्राओं का महत्व है। इसके अलावा आर्थिक जो संरचना है उसका पता भी हमें मुद्राओं से चलता है, जैसे मुद्राओं की धातु, उनका आकार, उनकी तोल, उन पर अंकित प्रतीक व उनकी प्राप्ति स्थल न्यूनाधिक रूप से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। कुषाणों की जो स्वर्ण मुद्रा को आकस्मिक रूप से अधिक संख्या में प्राप्ति इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि इन मुद्राओं के निर्माण के लिए स्वर्ण का प्रमुख स्रोत रोमन स्वर्ण मुद्राएं थी, जिन्हें गलाकर कुषाण स्वर्ण मुद्राएं निर्मित की गई, क्योंकि दक्षिण भारत की तुलना में रोमन स्वर्ण मुद्रा निधियां उत्तर भारत में अल्प मात्रा में प्राप्त हुई है। कुषाणों को रजत मुद्राओं के अभाव का कारण खड़गपुर की पहाड़ियां, जो कि चांदी प्राप्ति की प्रसिद्ध खानें थी, कुषाणों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थी। दूसरा कारण शक क्षत्रप शासक, जो शक क्षत्रप था अजय द्वितीय के काल में, रजत मुद्राओं की में हुई मिलावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारतीय रजत मुद्राओं की साख गिर गई थी, जिसके कारण कुषाण शासकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु स्वर्ण मुद्राओं का एवं आंतरिक आवश्यकता के लिए ताम्र मुद्रा का प्रवर्तन करना पड़ा। तो ये इसकी जानकारी भी मिलती है हमें सिक्कों से। गुप्त सम्राटों में समुद्रगुप्त तथा चंद्रगुप्त द्वितीय की शुद्ध स्वर्ण से निर्मित मुद्राएं अधिक समृद्धि को प्रकट करती है। यह समृद्धि कदाचित समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान तथा चंद्रगुप्त द्वितीय के गुजरात विजय का परिणाम थी। स्कंदगुप्त के
शासनकाल में स्वर्ण मुद्राओं में मिलावट आर्थिक ह्रास की प्रक्रिया को सूचित करती है। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस है, जो सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है हमें सिक्कों से या मुद्राओं से। सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की संरचना, मुद्राओं से समकालीन समाज में प्रचलित वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के साधनों के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। प्रारंभिक गुप्त मुद्राओं पर गुप्त शासकों को कोट, पतलून व टोपी धारण किए दिखाया गया है, जो कुषाणों का प्रभाव को इंगित करता है। जबकि समुद्रगुप्त की वीणा वादन प्रकार की मुद्राएं संगीत प्रेम को दर्शाती है। गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र अंकित मुद्राएं सातवाहन समाज में नारी के महत्व को प्रदर्शित करती है। प्राचीन मुद्रा कला व प्रतिमा लक्षण में भी सहायक है। नंदी के साथ शिव का अंकन पहली बार भीमकड़पीसस की मुद्राओं पर मिलता है और कनिष्क की मुद्राओं पर बुद्ध का अंकन बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति विषयक ज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पद्मासीन लक्ष्मी, सिंहवाहिनी दुर्गा, मकरवाहिनी गंगा का अंकन गुप्त मुद्राओं पर देखने को मिलता है। सातवाहन मुद्राओं पर प्राकृत भाषा का प्रयोग तत्कालीन समाज में प्राकृत की लोकप्रियता को दर्शाता है। गुप्त मुद्राएं संस्कृत भाषा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। तो ये है हमारी मुद्रा। जो यानी कि जो हम पुरातात्विक स्रोत पढ़ रहे थे उसके हमने 3 पार्ट किए थे। कौन कौन से? पहला था अभिलेख, दूसरा था मुद्रा और तीसरा है स्मारक। जो अभिलेख और मुद्रा हो चुका है और अब हम देखेंगे स्मारक। जो स्मारक में क्या क्या शामिल होते हैं? स्मारक में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला शामिल की जाती है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से भारत की प्राचीनतम सभ्यता का पता चलता है। और अतरंजी खेड़ा जैसे स्थलों की खुदाई से गंगा घाटी में 1000 ईसा पूर्व लोहे के प्रयोग के साक्ष्य, भारत में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ से मिलते हैं? अतरंजी खेड़ा से। जो इनकी खुदाई कब हुई है? 1000 ईसा पूर्व, यानी कि भारत में लोहे की शुरुआत हुई है 1000 BC। अरिकामेडु की खुदाई से दक्षिण भारत व रोम के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का ज्ञान हुआ है। जबकि मंदिर निर्माण की 3 विशिष्ट आंचलिक शैलियाँ, जिनमें नागर शैली, द्रविड़ शैली व बेसर शैली मंदिर निर्माण के विकास क्रम का अध्ययन करवाती है। ये है स्मारक। जावा का बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप, कंबोडिया का अंकोर वाट का विष्णु मंदिर और बर्मा के पैगन का आनंद पैगोड़ा जो कि बौद्ध मंदिर है, भारतीय संस्कृति का दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रसार को दर्शाता है। भास्कर्य या मूर्तिकला का प्रारंभ भारत में प्रागैतिहासिक काल में ही होता है। लोहंदावाला से प्राप्त अस्थि निर्मित मातृदेवी सर्वविदित है। आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्राम्बिस, निहार रंजन राय इत्यादि शिल्प इतिहास के विद्वानों ने मूर्ति कला के क्षेत्र में गांधार, मथुरा और अमरावती व गुप्त शैली की पृथक विशेषताओं को स्पष्ट किया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नृत्य मूर्ति भारत में धातु मूर्तिकला की प्राचीनता को स्पष्ट करती है। ये है जो पुरातात्विक स्रोतों का जो तीसरा पार्ट, वो है कौन सा? स्मारक। तो आज हमने क्या पढ़ा है? जो भारत के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातात्विक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों को हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। थैंक यू।